जापान काफी क्वाइट क्लीन एंड काम कंट्री है और Yeah. लोग काफी सेल्फ डिसिप्लिन्ड है यहाँ पे क्रॉस द क्यू विच यू हैव टू फॉलो इट इट्स नॉट यू कैन स्किप एट वन लेवल एंड मूव टू द नेक्स्ट थिंग थोड़ा पेशेंस लगता है उन सब चीजों में बट एट द एंड द रिजल्ट इज लाइक विदाउट एनी एरर क्योंकि Right. यू नो क्वालिटी इज किंग इन जापान JLPT टेस्ट होता है विच इज लाइक जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट N5 लेवल से स्टार्ट होता है विच इज द बेसिक एंड देन इट गोज अप टू N1 लेवल विच इज द टफेस्ट टेस्ट जापान इज लाइक प्रोग्रेसिंग अभी तो बट it's progressing in terms of job opportunities but declining in the birth rate. You know, Japan is an like aging population country. 30% of यहाँ पे लोग aged हो रहे हैं. Recruitment is very tough in Japan क्योंकि लोग नहीं मिलते हैं. There is still a lot of demand, especially in the agriculture sector, healthcare sector, medical services sector because यहाँ पे on ground लोग नहीं है काम करने के लिए. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉक विद नेश। मेरा नाम नेहा शर्मा है और इस चैनल पे मैं लेके आती हूँ इंस्पायरिंग करियर स्टोरीज ऑफ रेजिलियंस, रीइन्वेंशन एंड रीडिस्कवरी। जापान में एक कहावत है, नाना खोरोबी या ओखी, और उसका मतलब है कि अगर आप 7 बार गिरो तो आप 8वीं बार उठो और आगे चलो। ऐसी ही बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हमें जापान से सीखने को मिलती हैं। सो टुडेज एपिसोड इज जापान स्पेशल। तो आज की हमारी गेस्ट है श्रेया, जो कि 10 साल से जापान में है और जापान के रिक्रूटमेंट में काम कर रही हैं। तो अगर आपको जानना है कि जापान में जॉब्स कैसे मिलती हैं, जापान में किन स्किल्स और किन सेक्टर्स की डिमांड है, या फिर अगर आप इंडिया से जापान मूव होना चाहते हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। So let's welcome our guest today, Shreya, who has been in Japan for 10 years, and she is working in the recruitment industry in Japan. So let's learn from her experience today. Hi, Shreya, welcome. Hi Neha, thank you so much for inviting me today for this podcast. I'm equally excited to be a part of it and sharing my thoughts on it. थैंक यू। तो आज का हमारा पॉडकास्ट एक्चुअली हिंदी में है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कैन यू Sure. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक बहुत क्विक और छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए। If I talk about my professional, तो मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, out of which 5 to 6 in India and around 8-9 years of experience in Japan. And in short अगर बात करूँ तो मैं एक रिक्रूटर हूँ लेमन लैंग्वेज में। मेरा एक्सपीरियंस 10 साल पहले जापान आई थी और तब से मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ। इसके पहले मेरी पढ़ाई, मेरी फर्स्ट जॉब, मेरी मैरिज एंड एवरीथिंग वाज इन इंडिया और लास्ट 10 ईयर से मैं जापान में सेटल्ड हूँ। सो वेलकम अगेन। सो आपकी जापान की जर्नी कब स्टार्ट हुई? मेरी जापान की जर्नी 10 years बैक स्टार्ट हुई व्हेन मेरे हस्बैंड को एक अपॉर्चुनिटी मिली फॉर अ प्रोजेक्ट वेयर ही वाज आस्क्ड टू कम टू जापान एंड उसी टाइम पे मैंने भी एक करियर का नया मूव लिया हुआ था बट देन आई डिसाइडेड टू मूव अलोंग विद हिम एंड लेफ्ट माय जॉब एंड आई देन जॉइंड हिम इन टोक्यो। तब जापान में जब पहली बार गए, आपका कैसा फर्स्ट इम्प्रेशन था? आपको जापानीज लैंग्वेज आती थी पहले जाने से पहले, या वहां जाके ही आपने सीखी? ऑनेस्टली मुझे जापान के बारे में कोई भी नॉलेज और कोई भी आइडिया नहीं था। बिफोर मैरिज मैंने सिर्फ जापान के बारे में सुना था एंड मुझे ये पता था ये वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता है बट हम आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट 10 साल पहले की बात, तब जापान में कोई ऐसा टूरिस्ट ट्रैवल करने जाता नहीं था हमारे नोन में। सो एक ऐसा लगता था इट्स अ वेरी डिफरेंट कंट्री जिसमें शायद लैंग्वेज और कुछ लैंग्वेज बैरियर और एक्सपेंसिव रहेगा तभी लोग नहीं जाते हैं। सो इसी वजह से आई वॉज वेरी एक्साइटेड बट नर्वस एज वेल क्योंकि फर्स्ट टाइम था आउटसाइड ऑफ इंडिया बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी जब स्टार्ट किया तो। ग्रेट। तो जब आप पहले जापान में आए, व्हाट वाज लाइक योर फर्स्ट इम्प्रेशन? कैसी लगी आपको कंट्री? एंड देन ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या चेंज हुआ? मतलब आपने, आई एम श्योर, काफी कल्चरल डिफरेंसेस और शॉक कैसे महसूस किया होगा, राइट? कैसा था वो आपके लिए? काफी शॉकिंग था बिकॉज इंडिया से काफी अलग है जापान, काफी स्ट्रक्चर्ड है, काफी डेवलप्ड है। यहाँ पे एवरीथिंग इज सो अमेजिंग। बहुत ही मतलब छोटी चीज है कि कल्चरल वाइज देखो या एनवायरमेंट वाइज देखो, सब कुछ बहुत चेंज है। दो इंडिया का अपना चार्म है और जापान का अपना चार्म है, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। यहाँ की लिविंग स्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट
लाइक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के लोग काफ़ी हेल्दी लिविंग जीते हैं इस इफ आई कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज़। वो हाँ, हमारे लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था बिकॉज़ यहाँ पे जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, जापान में लोग 6 बजे डिनर भी कर लेते हैं, व्हिच इज़ हाँ, अनलाइक इन इंडिया जहाँ पे ऐसा थोड़ा-सा हम लोगों ने कम देखा था। तो दैट वाज़ अ राइट, वेरी बिग चेंज फॉर मी टू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ हेल्दी लिविंग। एंड उसके अलावा जापान काफ़ी क्वाइट, क्लीन एंड काम कंट्री है और या लोग काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं यहाँ पे। तो हमें इतना मतलब इतना बड़ा कल्चरल डिफरेंस जो चेंज लगा, मुझे खुद को 6 महीने लगे थे इस कंट्री में सेटल होने के लिए, समझने के लिए कि कैसा एनवायरनमेंट है एंड प्लस जापानीज़ लैंग्वेज एक अलग चैलेंज था, जिसके लिए मुझे खुद सीखनी पड़ी बिकॉज़ हाँ, डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेट करने के लिए आपको लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे। So it was a एग्ज़ैक्टली। good experience. It was a challenge, but somehow we are still flowing with it. लाइन में अगर खड़े होते दे डोंट जंप द क्यू और या समटाइम्स इट इज टाइम कंज्यूमिंग आल्सो बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व छोटी छोटी चीजों में। या इफ आई लाइक एग्जांपल दूं, अगर बैंक में अकाउंट ओपन करना हो आपको या तो एक किसी क्लिनिक में रिजर्वेशन कराना हो तो देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस अ क्यू व्हिच यू हैव टू फॉलो इट। इट्स नॉट यू कैन स्किप एट वन लेवल एंड मूव टू द नेक्स्ट थिंग। थोड़ा पेशेंस लगता है उन सब चीजों में बट एट द एंड द रिजल्ट इज लाइक विदाउट एनी एरर क्योंकि यू नो क्वालिटी इज किंग इन जापान। तो यहाँ पे राइट। ये चीज है। हाँ हाँ हाँ। तो आपने जापानीज लैंग्वेज की बात करी, तो अगर किसी को सपोज जॉब करनी है जापान में, इंडिया से जापान जाना चाहता है जॉब के लिए, तो जापानीज लैंग्वेज आई एम श्योर ज़रूरी है, बट हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस लेवल की ज़रूरी है। अगर आप वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि क्या क्या लेवल्स होते हैं। सी जापानीज लैंग्वेज सिर्फ प्रोफेशनल और करियर के टर्म्स में ही जरूरी नहीं है। जापानीज लैंग्वेज आपकी डेली लाइफ का लाइक डे टू डे लाइफ के लिए भी जरूरी है। इट्स काइंड ऑफ अ लाइफ स्किल इन जापान बिकॉज यहाँ पे बहुत लाइक इफ आई टॉक अबाउट ओनली 10% ऑफ लोग हैं जो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते होंगे, स्पेशली ये छोटे प्लेटफॉर्म्स में जस्ट लाइक मार्केट्स, आपका क्लिनिक्स हो गया या आपका शॉपिंग सेंटर्स हो गया। तो Japanese language, it's an added advantage for your career side, but it's a must if for your daily like daily comfortable everyday living in Japan. ऐसा है। Let me explain you about the Japanese language level first. एक JLPT test होता है which is like Japanese language proficiency test. N5 level से start होता है which is the basic and then it goes up to N1 level which is the toughest test. एंड N5 और N4 इज बेसिकली आपकी वोकेबलरी समझना, जिसे कहते हैं कि आप डे टू डे टर्म्स समझोगे आप उसमें। डेस्क को क्या कहते हैं, कार को क्या कहते हैं, अगर फोन पे रिजर्वेशन करना है तो कैसे बात करनी है। दैट इज द बेसिक लेवल फॉर N5 एंड N4। N3 लेवल तक आप पहुंचोगे तो आप एटलीस्ट सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दोगे एंड थोड़ा सा जैसे फोन कॉल रिजर्वेशन और ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। Next level N2 and N1 is definitely a higher level which will definitely bridge that gap आपका business level proficiency आपके प्रोफेशनल वर्क में और इन सब जगहों पे काम आने वाला है। तो इसीलिए इट्स अ गुड इट्स अ गुड स्टार्ट। अगर किसी को यहाँ जापान आना है तो जापानीज लैंग्वेज इज समथिंग जो उनको हेल्प करेगी। इट इज इम्पोर्टेंट टू गो फॉर दीज टेस्ट। तो ये जो टेस्ट हैं, ये कोई किसी भी कंट्री से ले सकता है, राइट? इंडिया में बैठे भी लोग ले सकते हैं। तो यस। ये साल में कितनी बार होते हैं टेस्ट, और कब कब होते हैं? सो ये साल में 2 बार होते हैं। एक होता है जुलाई में, एक होता है दिसंबर में अच्छा, एंड मोस्टली ये हर जुलाई एंड दिसंबर के फर्स्ट संडे को फॉल करता है एंड अच्छा, लेवल्स होते हैं इसके। N5 लेवल, N4 लेवल तक तो इट्स ओके, यू कैन स्टिल डू इट बाय योरसेल्फ। N3, राइट। N2, N1 लेवल के लिए आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू टेक क्लासेस फ्रॉम एनी जापानीज लाइक कॉलेज और जापानीज इंस्टीट्यूट से, जो कि आपको स्पीकिंग में हेल्प करेंगे। वो बिजनेस एटिकेट्स और वो कल्चर के वो नुआंसेस जानने भी बहुत जरूरी हैं, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक्चुअली जापानीज लैंग्वेज जब हम बात करेंगे तो हम थोड़े स्लो हो जाएंगे, बट अगर आप किसी नेटिव पर्सन से बात करोगे तो वो एक्सेंट पिकअप करने के लिए भी यू नीड दैट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम देम इटसेल्फ। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि आप बहुत जब आप किसी एक जापानीज एनवायरनमेंट में काम करोगे तब लैंग्वेज पिकअप वेरी फास्ट। गॉट इट। सो यू आर द रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट। आपने ना जाने या कितने कैंडिडेट्स को जापान में हायर किया है, डिफरेंट नेशनलिटीज आई एम श्योर। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं जापान में, मतलब कौन से ऐसे स्किल्स या सेक्टर्स हैं जो अभी बूम कर रहे हैं, जहाँ पे जॉब डिमांड है। तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा शेयर करें।
Japan is like progressing abhi to, but it's progressing in terms of job opportunities, but declining in the birth rate. You know, Japan is an like aging population country. 30% of यहाँ पे लोग aged हो रहे हैं. There is a lot of opportunities, especially blue collar jobs की मैं बात करूँ तो यहाँ पे और स्पेशली यंग जनरेशन्स जो नहीं है और वो जो शिफ्ट आ रहा है मूविंग फ्रॉम 9 to 6 कॉर्पोरेट जॉब से गेटिंग इनटू मोर इंडिपेंडेंट एंड रिमोट स्टाइल जॉब्स फॉर इनके यंग लोगों के लिए, दैट इज क्रिएटिंग अ वेरी बिग डिमांड फॉर दी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे. दैट्स व्हाई इट्स वेरी टफ. रिक्रूटमेंट इज वेरी टफ इन जापान क्योंकि लोग नहीं मिलते हैं. बट अगर आईटी स्किल्स में बात करूं तो काफी फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे अभी जगह ले रहे हैं. काफी फॉरेनर्स का बूम हो चुका है यहाँ पे, not only in Asia but outside of Asia also. Non-IT sector में बात करूँ तो there is still a lot of demand, especially in the agriculture sector, healthcare sector, medical services sector, because यहाँ पे ऑन ग्राउंड लोग नहीं है काम करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई हेल्थ केयर सेक्टर है और आपको ओल्ड एज पीपल के लिए हेल्प चाहिए तो देर इज वेरी लिमिटेड पीपल हु आर लाइक वर्किंग इन दिस फील्ड. दैट्स वाई इन्होंने अभी काफ़ी डोर्स ओपन किए जापान ने भी हमारी अलग एशियन कंट्री से लोगों को इनवाइट करने के लिए, ताकि ये मार्केटिंग एंड सेल्स जॉब, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इन सब प्लेटफॉर्म पे आके दे कैन लर्न लैंग्वेज एंड स्टार्ट वर्किंग एज वेल. तो जापान में 10 साल में तो काफ़ी इससे रिलेटेड चेंजेस आए हैं. इनिशियली मुझे बहुत कम लोग दिखते थे जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, स्पेशली सुपरमार्केट्स में या किसी कन्वीनियंस स्टोर्स पे और या हेल्थ केयर डिवीजन में. बट अभी मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोग स्पेशली एशियन कंट्रीज के लोग जापानीज सीख के यहाँ पे आके इन सब रोल्स में भी काम कर रहे हैं. एंड आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आगे और बढ़ ही रही हैं लोगों के लिए. जापानीज लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है. एंड एक्चुअली मैंने भी देखा है कि एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से काफ़ी लोग जापान जाते हैं, वियतनाम से एंड चाइना से, बिकॉज उनके लिए ईजियर भी होता है आई थिंक लैंग्वेज सीखना. एग्जैक्टली. आई मीन मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी इसमें. अगर आप कोरियन लैंग्वेज की बात करो, चाइनीज की बात करो, अगर आप वियतनामीज की बात करो, तो ग्रामर कहीं ना कहीं जापानीज लैंग्वेज से सिमिलर है. तो इसलिए उन कंट्रीज के लोगों को जापानीज पिकअप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. इट्स वेरी इजी फॉर देम टू पिकअप द लैंग्वेज एंड देन अप्लाई फॉर वीजाज, ईदर स्टूडेंट वीजा और एनी स्किल्ड वीजा, स्किल्ड रिसोर्सेज वीजा, और यहाँ आके जॉब ढूंढना. हमारे इंडियंस के लिए थोड़ा टफ है बिकॉज ग्रामर हिंदी से काफी डिफरेंट है. दैट्स द रीजन हम लोगों की लर्निंग कंजम्पशन थोड़ी लॉन्ग हो जाती है. बट अगर आप इन बाकी कंट्रीज की बात करो, ग्रामर काफी सिमिलर है. उनके लिए इजी है यहाँ के लर्न करके यहाँ सेटल होना. सो अभी जो इंडियन व्यूअर्स हैं, यू नो, हु आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू जापान, सो अभी हम थोड़ा वीज़ा के बारे में बात करते हैं कि आपने एक तो स्टूडेंट वीज़ा का रूट मेंशन किया, थोड़े और बताइए वीज़ा टाइप्स क्या क्या हैं. और ये भी हम जानना चाहेंगे, स्पेशली जैसे वर्क वीज़ा होता है तो काफ़ी कंट्रीज जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर में ना लिंक्ड होता है जॉब से, एक पर्टिकुलर कंपनी से लिंक्ड होता है. वो अगर कंपनी आप ले ऑफ हो गया या जॉब चली गई तो यू हैव टू गो बैक. तो ऐसा ही कुछ जापान में भी है? इफ यू कैन जस्ट टॉक अ लिटिल बिट उसके बारे में. Yes, it is more or less similar यहाँ पे भी. आइडल वे टू कम फॉर अ न्यू फ्रेशर इज कि आप जापानी सीखने के लिए आ जाओ, अनलेस आप टेक्निकल हो या किसी एक आईटी अच्छे लाइक क्रीम कॉलेज से ग्रेजुएट हो फ्रॉम इंडिया और एनी अदर कंट्री. बिकॉज अभी जापान के काफ़ी इंडस्ट्रीज, स्पेशली अगर मैं बात करूँ ई कॉमर्स साइड वाली इंडस्ट्रीज, अभी ओपन कर रही हैं अपने डोर्स काफ़ी आईटी ग्रेजुएट्स इंडिया से हायर करने के लिए. And I have seen a lot of people from IIT and good colleges in India coming to Japan as a campus placement. और यहाँ आके they are also learning the language to get settled over here. Similarly, जिनके पास ये ऑप्शन नहीं होता, वो as a student जापानीज लैंग्वेज पढ़ने के लिए आते हैं एंड देन यहाँ पे कोई टेक्निकल कोर्सेज करके इनटू आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, एंड देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब. उसमें क्या होता है, एक स्किल भी आ जाती है और एक लैंग्वेज भी आ जाता है. सो उस कॉम्बिनेशन से दे कैन ऑल्सो गेट जॉब्स. बेसिक ये है. बाकी अगर इफ समवन इज ऑलरेडी जस्ट लाइक हमारे और अदर फीमेल्स के हस्बैंड आईटी टेक्निकल रोल्स पे काम कर रहे हैं एंड ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिली या किसी इंटरनल मोबिलिटी के थ्रू आने को मिला, देन दे कैन कम थ्रू एनी इंजीनियरिंग वीजा. यहाँ आके लोग अपने वीजा प्रोसेस चेंज करा लेते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सैलरी. काफी पैरामीटर्स हैं इसमें और दे कैन अप्लाई फॉर पीआर ऑल्सो. इंजीनियरिंग के साथ साथ हाई स्किल्ड भी है, हाई स्किल के बाद पीआर भी है. सो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता जाता है, बट पीआर लेके यू कैन सेटल इन दिस कंट्री सेफली. पीआर के केस में आपकी जॉब आपकी कंपनी से लिंक नहीं होती है.
इंजीनियरिंग वीज़ा और इनके केस में होती है। अगर इंजीनियरिंग वीज़ा में आपकी जॉब गई, तो आई थिंक टाइम स्पैन सिर्फ़ 6 मंथ्स का है और उससे ज़्यादा 3 मंथ्स और मिलता है टू लुक फॉर अनदर जॉब। अगर नहीं देन आपको भी कंट्री छोड़नी पड़ती है, बिकॉज़ योर जॉब इज़ लिंक्ड टू द वीज़ा। बट अगर आप यहाँ पे सेटल होने का सोच रहे हो और अगर आप लाइक एक अच्छी लाइफ़ से बिताने का सोच रहे हो, देन आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट पीआर। जापान का वर्क कल्चर कैसा है? तो हम काफ़ी सारी हुँ, चीज़ें सुनते हैं जापान के वर्क कल्चर के बारे में। मैंने इनफैक्ट एक आर्टिकल और काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें दिखाते हैं कि काउच है ऑफिस में और पीपल आर टेकिंग नैप बिकॉज़ दे वर्क लॉन्ग आवर्स राइट? या। सो वी वांट टू नो फ्रॉम यू क्योंकि आपने कितने करीबी से देखा है जापान के वर्क कल्चर को। तो कैसा है वर्क कल्चर जापान का? ऑनेस्टली काफ़ी डिफरेंट है। इनिशियली तो मुझे काफ़ी डिफरेंट और चैलेंजिंग लगा था, बट जब यूज़्ड टू हुई तो मैंने अपने आप में काफ़ी चेंजेस भी देखे। बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनैलिटी वाइज़ ऑल्सो मैंने अपने आप को काफ़ी ग्रो किया है इस कंट्री में। जापान में लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं एंड लोग इतने डिसिप्लिन्ड काम करते हैं कि वो ऑफ़िस हमेशा लाइक अगर ऑफ़िस का टाइमिंग 9 टू 6 है तो 9 से पहले आने की कोशिश करते हैं to settle themselves first and then start the job, which is actually a very good habit. काफी रेस्पेक्टफुल है एंड माइंडफुल है, काम करने में भी, लोगों को अप्रोच करने में भी, बात करने भी, स्पेशली इन द वे हाउ दे कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। सो दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट थिंग, जो कि मुझे भी थोड़ा सा इनिशियली हिचक लगी थी, हाउ टू अप्रोच माई सीनियर्स, हाउ टू अप्रोच माई जूनियर्स, हाउ टू टॉक टू देम। बट हाँ, अब हो गया टाइम तो नाउ आई नो हाउ टू बी बिहेव्ड इन दैट वे, वो समझ वाह! आता है। पेशेंस डेवलप हो जाता है यहाँ पे काम करने में, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे वो फास्ट सिस्टम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट स्टाइल ऑफ काम नहीं होता यहाँ पे काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है इनकी सटल लाइफ को एडजस्ट करने में इट टेक्स टाइम। कोई इंडिया से जापान मूव हो रहा है तो आई एम श्योर लाइक खाने के चैलेंजेस होंगे या फिर अगर आप नए कंट्री में जा रहे हैं लाइक जापान विच इज़ सो यूनिक तो वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी कैसी है वहाँ पे फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट होते हैं तो अगर आप हमें बताएंगे कि कैसी है आपकी लाइक सोशल लाइफ जापान में। सोशल लाइफ इज वेरी गुड। अगर कोई भी प्लान कर रहा है जापान में आके सेटल करने के लिए तो मैं बोलूँगी इट्स अ ट्रैप। आप ये कंट्री को जल्दी छोड़ भी नहीं पाओगे वंस यू आर हेयर, बिकॉज काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लाइक बहुत अच्छी भी हैं, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी कनेक्टेड एंड उसके अलावा स्ट्रीट्स आर स्पॉटलेस एकदम। आई मीन आपने आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी देखा भी होगा कि कितनी क्लीन रहती हैं। सेफ्टी इज़ इनक्रेडिबल यहाँ पे। इफ़ यू टॉक अबाउट योर किड्स, स्कूलिंग में भी काफ़ी अच्छा है एंड इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ पे काफ़ी ग्रो कर रही है अभी। जहाँ मैं रहती हूँ दैट इज़ कॉल्ड लिटिल इंडिया। आई रिमेम्बर 10 years बैक वहाँ पे भी काफ़ी लोग थे, इवेंट्स होते थे, बट इवेंचुअली लास्ट 2-3 years से काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहे हैं इवेंट्स होना। आई मीन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कनेक्शन एंड सपोर्ट विद इन द कम्युनिटी विच हेल्प्स एवरीवन टू ग्रो एंड फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, नवरात्रे, होली एंड अनदर रिलीजन के फेस्टिवल्स इतने अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं कि कल्चरली एक दूसरे की कम्युनिटी समझ आ रही है हम लोगों को कि क्या होता है, कैसे एंथुजियाज्म बढ़ता है। ऑनेस्टली ब्रॉट अ होल न्यू मीनिंग टू फॉर मी। आई मीन ये इवेंट देता है जस्ट टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स ऑफ इंडिया एज वेल। सो वी वांट टू नो लाइक आपने जापान के कल्चर से इन 10 years में ऐसी कौन सी चीजें सीखी हैं बिकॉज जापानीज कल्चर इज सो यूनिक सो ब्यूटीफुल तो if you had to name like one or two things what would that be? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन सीखा है, टाइम मैनेजमेंट सीखा है, हाउ टू बी रेस्पेक्टफुल, माइंडफुल। आई मीन मैंने ज्यादा ही बता दिया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अटेंशन टू डिटेल, बिकॉज लाइक आई सेड गलती की गुंजाइश नहीं होती है यहाँ पे। सो नो टॉलरेंस वाला है यहाँ पे, जीरो गलती का। तो फिर वो एक चीज आप में भी आ जाती है बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग। और मैंने भी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज देखी थी किंसुगी जिसमें विच इज अ आर्ट राइट जिसमें वो लोग विच इज द फेंकते आर्ट। नहीं टूटे हुए एग्जैक्टली। तो बर्तनों को उसमें गोल्ड प्लेट करके रखते हैं। it's like embracing your beauty itself, even if you're broken from inside, but you should embrace yourself gracefully. So that is something you can learn a lot from Japan. Wow, very well said. Great. And I think that is what Japan is all about. Its spirit is Yeah. unbreakable. कितने natural calamities और disasters होते हैं, earthquakes, but Japan's people they kind Japan is of always standing up. themselves up again. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
I mean, if somebody wants to come to settle in Japan, I think they should definitely think of learning the language first, because that's the utmost thing they will face as a challenge in Japan. It's not that कि ये बहुत बड़ा challenge है. Of course, अगर आपको किसी country में रहना है, अगर आपको local लोगों से बात करना है, clinics में जाना है, phone पे reservations करने हैं, तो language तो आनी ही चाहिए. Great, great. So, finally, do you have any advice to our listeners who, maybe females who want to make a move because of their husbands who found a job, or students who want to explore career opportunities? So, should they come to Japan? Can they think of exploring opportunities in Japan? Yes, of course. I would love to say that यहाँ पे बहुत possibilities हैं. From the time I have come, and now if I say exposures काफी बढ़ रहे हैं job से related, even for working females also. And यहाँ पे initially था tough थोड़ा सा, but I think अभी people are getting more and more open. तो opportunities उस sense में बढ़ रही हैं. Even मैंने देखा है, अगर आप Japanese नहीं भी जानते हो, there are a lot of places where you can still work. और एक चीज अच्छी है यहाँ पे कि अगर आप जापानीज लैंग्वेज सीख लेते हो, अगर आप बाइलिंगुअल बन जाते हो, तो आपके लिए काफी एक लाइक डोमेन में काफी आपकी जगह पे इंडस्ट्रीज में आपके लिए दरवाजे खुले हैं नौकरी के लिए. Oh, great. Thank you so much. It's been great actually knowing about your journey, and हमने जापान के बारे में कितना कुछ सीखा है, आपने कितना शेयर किया रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के बारे में, स्किल्स के बारे में, जापान में रहने के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में. So thank you so much, Shreya. It is wonderful having you on the show. Thank you so much. Thank you so much for inviting me today as well. It was a wonderful platform to share my thoughts and views. And I hope मुझे सुन के काफी लोग इस प्लेटफॉर्म को सुन के एक अपॉर्चुनिटी लेके जापान ट्रैवल करना चाहेंगे to settle over here. Yeah, absolutely. Thank you. Thank you so much. Thank you for watching us till the end. I really hope that you found value in this conversation. Please like, subscribe, and share this with someone who needs to hear this. Please also comment and let us know if you want to see any other guests on our show. Thank you. I always believe that we do not have to look far for inspiration, because there are so many inspiring stories all around us. Because as they say, no one else sees the world the way you do, so no one else can tell the stories that you have.